वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इसमें जो है वो सबसे पहले टाउस मैट्रिक्स है, जो कि थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस और स्ट्रेंथ का जो है ज़ाहिर बात है मैट्रिक्स है, और इसके लिए जो है सॉर्ट एनालिसिस की टर्म भी जो है ज़ाहिर बातें यूज़ की जाती है। सॉर्ट का उलट है देखा जाए तो ये ये जो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जिसको यूज़ करते हुए वैल्यूएट किया जाता है जो भी थ्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। थ्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है वो इनसाइड होता है। और ऑब्वियसली बातें जो कि शामिल होते हैं प्रोजेक्ट में या फिर बिजनेस वेंचर में या फिर किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर एक डिसीजन जो है वो रिक्वायर होता है। अब स्पेस मैट्रिक्स की बात करें जो कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवैल्यूएशन है। ये जो है दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेज 2 का मैचिंग टूल है फार्मूलेशन फ्रेमवर्क, और एक्सप्लेन करता है कि क्या हमारी जो है स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और क्या पॉसिबल एक्शन लिए जा सकते हैं। और ये जो है वो क्लोज मैट्रिक्स नहीं है और इसको प्रिपेयर किया जाता है ग्राफ के ऊपर। ये फॉलो करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, और इसके अंदर जो है वो 4 क्वाड्रेंट हैं जो कि एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, डिफेंसिव या कॉम्पिटिटिव होते हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, जिसको BCG मैट्रिक्स भी कहा जाता है, एक बहुत ही फेमस जो है वो मैट्रिक्स है। एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म फाउंडेड, इसको फाउंड किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने। और जो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है, ये जो एक चार्ट है जिसको क्रिएट किया ग्रुप ने 1970 में, ताकि हेल्प करें कॉरपोरेशन को एनालाइज करने में उनके बिजनेस यूनिट्स या उनकी प्रोडक्ट लाइन, और डिसाइड करना कि कहाँ एलोकेट किया जाए कैश को। और ये पॉपुलर था 2 डेकेड्स के लिए, और अभी भी जो है ज़ाहिर बात है यूज़ किया जाता है एज एन एनालिटिकल टूल के तौर पर। कैश काउ यूनिट जो होता है, अब उसमें होता क्या है कि 4 तरह की प्रोडक्ट्स होती है, जिनमें से कैश काउ है। कैश काउ के अंदर हाई मार्केट शेयर होगा लेकिन स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी। डॉग्स के अंदर ना तो मार्केट शेयर होगा, ना ही जो है ज़ाहिर बात है ग्रोथ होगी। क्वेश्चन मार्क के अंदर ग्रोथ होगी लेकिन ज़ाहिर बात है मार्केट शेयर नहीं होता। और स्टार के अंदर दोनों ही चीज़ें ज़्यादा होंगी, मार्केट शेयर भी ज़्यादा होगा और जो है ग्रोथ भी। प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें बॉस्टन मैट्रिक्स की, हर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है वैल्यू जो उसके एसेट्स की। और मैट्रिक्स जो ऑफर करता है एक यूज़फुल मैप जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस का, और साथ में जो मुमकिन तौर पर कैश फ्लो होता है। रिलेटिव मार्केट शेयर की बात करें, इंडिकेट करता है मुमकिन जो कैश जनरेशन होता है, क्योंकि जो हायर द शेयर, जितना ज़्यादा शेयर होता है कैश जो है उतना ज़्यादा जनरेट होगा। इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स की हम बात करें, ये जो एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है मैचिंग स्टेज का फॉर स्ट्रेटेजी फार्मूलेशन का, और ये मैट्रिक्स जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। ये जो है रिलेट करता है IFE को, इंटरनल IFE, और जो एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्यूशन होते हैं, और जो फाइंडिंग्स होती हैं फॉर्म करती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पोजीशन, और वेटेड स्कोर को प्लॉट किया जाता है उनके ऊपर। स्टेप्स जो होते हैं डेवलपमेंट के लिए आई मैट्रिक्स के लिए, बेस्ड ऑन 2 की डायमेंशन जो कि IFE और EFE है, प्लॉट किया जाता है IFE टोटल वेट स्कोर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो EFE टोटल वेट स्कोर है वो वाई एक्सिस के ऊपर। और एक्स एक्सिस के ऊपर IE मैट्रिक्स के IFE टोटल वेट स्कोर जो है वो है 1.9 से 1.99 तक, रिप्रेजेंट करता है एक वीक इंटरनल पोजीशन, और एक स्कोर 2.0 से 2.99 तक इसको हम एवरेज कंसिडर करते हैं। और जो स्कोर होता है 3.0 से 4 तक ये स्ट्रॉन्ग है। और वाई एक्सिस के ऊपर EFE का टोटल वेटेड स्कोर जो 1.0 से लेकर 1.9 तक इसको लो कंसिडर किया जाता है, और एक स्कोर जो है 2.0 से 2.9 तक वो मीडियम है, और स्कोर जो है 3.0 से 4.0 तक का ये हाई है। आई मैट्रिक्स जो है वो डिवाइड इसको किया जाता है 3 मेजर रीजन में, ग्रो एंड बिल्ड, सेल 1 है, सेल 2 है, और 4 है होल्ड एंड मेंटेन। और इसके अलावा सेल 3, 5 और 7, और हार्वेस्ट और या डाइवेस्ट में सेल 6, 8 और 9। ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क का, और ये जो है एक पॉपुलर टूल होता है फॉर्मुलेट करने के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। और इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिवाइड होती हैं 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, उनको वो डिवाइड करती हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रखा जा सकता है किसी भी एक क्वाड्रेंट के अंदर।
सो क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है कि मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट, पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। जबकि क्वाड्रेंट 2 के अंदर हम देखते हैं तो मार्केट डेवलपमेंट है, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिटीजर लिक्विडेशन। क्वाड्रेंट 3 में रिट्रेंचमेंट है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडेशन। और क्वाड्रेंट 4 के अंदर है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन एंड ज्वाइंट वेंचर्स। सो QSPM की हम बात करें, क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स की। सो जो लास्ट स्टेज है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का वो है डिसीजन मेकिंग, और इस स्टेज के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा तरीका जो है ज़्यादा अप्रोप्राइट है या फिर कौन सी स्ट्रेटेजी, अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट किया जाए। और इस स्टेज के अंदर QSPM जो है जो कि सिर्फ टूल होता है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज का, और एक क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया जाता है कलेक्ट करने के लिए डेटा, और प्रिपेयर किया जाता है मैट्रिक्स जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। सो नेचर की हम बात करें स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की, सो पॉसिबल है कि टर्न किया जाए स्ट्रेटजीज और प्लान को इंडिविजुअल एक्शंस के अंदर जो कि नेसेसरी हैं प्रोड्यूस करने के लिए एक ग्रेट बिजनेस परफॉर्मेंस। लेकिन ये कोई इजी नहीं है और बहुत सी कंपनी रिपीटली तौर पर फेल होती हैं कि ट्रूली मोटिवेट करें उनको लोगों को कि वो वर्क कर सके एंथुसिज्म के साथ। सो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव की हम बात करें तमाम में, लेकिन जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांजिशन है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन से इम्प्लीमेंटेशन से, ये शिफ्ट रिक्वायर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर स्ट्रेटजिस्ट से डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर तक, और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं इस शिफ्ट की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी में, स्पेशली कि अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन डिसीजन जो है वो आते हैं एज अ सरप्राइज़ के तौर पर लो लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए। स्मार्ट क्राइटेरिया की हम बात करें, सो स्मार्ट एक एब्रीविएशन है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवमेंट वगैरह की, अचीवेबल की। सो स्पेसिफिक के अंदर जो है जाहिर बात है ऑब्जेक्ट जो है उनको एग्जैक्टली होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि वो कोई जनरल सी बात की जा रही हो, बल्कि स्पेसिफिक रहा जाए, क्लियर हो बिल्कुल कि ये है। नंबर्स का यूज़ किया जाए तो और अच्छी बात होती है स्पेसिफिक रहने के लिए। मेजरेबल हो कि ऑब्जेक्टिव जो है वो जाहिर बात है कैपेबल हो मेजरमेंट के, उनको मेजर किया जा सके। अचीवेबल हो, रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल से हो वो। और रिलेवेंट भी होना चाहिए, जाहिर बात है रिलेवेंट हो, इररिलेवेंट किस्म के ना हो। और टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए माइंड के अंदर। रिसोर्स एलोकेशन की बात करें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर, रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन जो है वो एक प्लान होता है यूज़ करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज, स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्स में रिसोर्सेज होते हैं स्पेशली नियर टर्म, ताकि अचीव किया जाए गोल्स फ्यूचर के लिए। और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें कि स्टेट ऑफ अपोजिशन होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, इनकम्पेटिबिलिटी होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान और ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान। सो इख्तलाफ होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसमें इख्तलाफ भी होता है और फिर इख्तलाफ से भी बात आगे बढ़ सकती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर किया जाता है जो भी फंक्शनल एरियाज होते हैं उसके मुताबिक। और डिविजनल स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को स्प्लिट किया जाता है सेल्फ कंटेंट बिजनेस यूनिट्स के अंदर, और हर कोई उनमें से जो है वो ऑपरेट करता है एज अ प्रॉफिट सेंटर के तौर पे। और उसके बाद ये कि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है बाय प्रोडक्ट, ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज, जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो नीड करती है स्पेशल एम्फेसिस। सो जब फ्यू मेजर कस्टमर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के और बहुत से डिफरेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किया जाती है इन कस्टमर्स को, सो एक डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है बाय कंज्यूमर कस्टमर वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका हो सकता है इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज। सो SBU की हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर। सो इसको अंडरस्टूड किया जाता है एज अ बिजनेस यूनिट जो है ओवरऑल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के अंदर, जो कि डिस्टिंग्विशेबल होता है दूसरे बिजनेस से, क्योंकि ये सर्व करता है एज एक डिफाइंड एक्सटर्नल मार्केट जहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो कर सकती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिलेशन टू जो उसकी प्रोडक्ट्स और मार्केट्स है। सो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तमाम डिज़ाइन का को अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लो जो होता है अथॉरिटी का और कम्युनिकेशन का भी। सो रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सो रीस्ट्रक्चरिंग और री इंजीनियरिंग जो है वो बन रही है कॉमन प्लेस जो है अगर हम कॉर्पोरेट लैंडस्केप के ऊपर देखते हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप। और रीस्ट्रक्चरिंग जो कि डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग या डीलेयरिंग कहलाया जाता है, इसमें रिड्यूस किया जाता है साइज फर्म का किस हवाले से कि एम्प्लॉयज़ की तादाद के अंदर कमी की जाएगी, या फिर डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन या यूनिट्स या फिर जो हायरार्किकल लेवल्स होते हैं उसके अंदर। और ये रिडक्शन जो होती है
वो इसीलिए की जाती है ताकि इम्प्रूव किया जाए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी। रीस्ट्रक्चरिंग की हम बात करें तो ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टर्म होती है एक्ट के लिए, जो कि है कि पार्शली डिसमेंटल करना और रीऑर्गेनाइज करना एक कंपनी, और पर्पस क्या होता है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी। सो री इंजीनियरिंग की हम बात करें तो ये जो रेडिकल रीडिज़ाइन होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का, स्पेशली उसका जो बिजनेस प्रोसेस होता है, रादर दैन के जो ऑर्गेनाइज करना फर्म को फाइनेंशियल फंक्शनल स्पेशलिटीज़ के अंदर। और प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो ये दूसरी वाइडली यूज टर्म है, फॉर्म है इंसेंटिव कंपनसेशन की। सो गेन शेयरिंग रिक्वायर करता है एम्प्लॉयज़ या डिपार्टमेंट्स को कि वो इस्टेब्लिश करें परफॉर्मेंस टारगेट और प्रोडक्शन और ऑपरेशन कंसर्न व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। प्रोडक्शन या ऑपरेशन कंसर्न जब इम्प्लीमेंट किया जाए स्ट्रेटजीज को, सो स्ट्रेटजीज एंड एक्शन की हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो वो रिक्वायर करता है कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, और प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो होते हैं जो कि मेनली जिनका कंसर्न होता है अचीवमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और टारगेट से। सो GIT की हम बात करते हैं जो कि जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री स्ट्रेटजी है, इम्प्लीमेंट किया जाता है इंप्रूव करने के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है एक बिजनेस का, रिड्यूस करते हुए इन प्रोसेस इन्वेंट्री और उसकी जो एसोसिएटेड कॉस्ट है। और जो प्रोसेस है वो ड्रिवन होता है सीरीज ऑफ सिग्नल से या फिर कानबान, जो कि बताता है प्रोडक्शन प्रोसेस को कि वो जो है नेक्स्ट पार्ट को करे। और कानबान यूजुअली तौर पे सिंपल विजुअल सिग्नल्स हैं, जैसे कि प्रेजेंस या एब्सेंस होना एक पार्ट की जो है शेल्फ के ऊपर जो शेल्फ है। और उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न जो है, सो जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न है जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्ट्रेटजी, वो है ह्यूमन रिसोर्स। और ये जो बैकबोन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, सो बगैर किसी एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छी तरह नहीं परफॉर्म कर सकती। सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को लाजमी तौर पर डेवलप करना है परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो कि क्लियरली लिंक करे परफॉर्मेंस और जो पे टू स्ट्रेटजीज हैं। और जो दूसरी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए, उसमें क्या है, एस्टैब्लिश करना, एडमिनिस्टर करना एक एम्प्लॉई का स्टॉक ओनरशिप प्लान। सो मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें तो जाहिर बात है मार्केट सेगमेंटेशन में होता क्या है कि पूरी की पूरी मार्केट को जो है वो तोड़ दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि एक ही फर्म जो है वो पूरी मार्केट को टारगेट नहीं कर सकती, तो मुख्तलिफ टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और उसके अंदर हर टुकड़े में एक जैसे कस्टमर होते हैं, यानी कि एक जैसी उनकी नीड हो सकती है इस हिसाब से। और मास मार्केटिंग से मुराद ट्रीटमेंट होता है मार्केट का एज अ होमोजीनियस ग्रुप, और ऑफर किया जाता है सेम मार्केटिंग मिक्स जो है तमाम कस्टमर्स को। टारगेट मार्केटिंग जो होती है दूसरी तरफ रिकग्नाइज करती है डाइवर्सिटी कस्टमर्स की, और वो ट्राई नहीं करते कि खुश करें तमाम उनमें से जो होते हैं सेम ऑफरिंग के साथ। सो मार्केटिंग मिक्स की बात करें सो ये जो है इसमें क्या है, चार चीज़ें आती है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन आ जाते हैं। डेबिट की हम बात करते हैं एक फाइनेंशियल मेजर जिसको डिफाइन किया जाता है एज अ रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेलिंग और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और उसके अलावा अर्निंग पर शेयर की बात करें सो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो डिवाइड किया जाता है उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। और अगर कंपनी जो है वो अर्न करी 2 मिलियन जो है इन 1 ईयर, और उसके जो है वो 2 मिलियन जो है वो शेयर हैं स्टॉक आउटस्टैंडिंग से, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 1 रुपीज़ होगा। सो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें सो ये जो एनालिसिस होता है ये एक सेंट्रल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन टेक्निक है, क्योंकि ये अलाउ करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन किया जाए एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है बहुत से एक्शंस और अप्रोचेस के। सो प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट की हम बात करें सो ये सिमिलर है जो हिस्टोरिकल बैलेंस शीट जो जनरली तौर पे बनाना सीखते हैं, बनाई जाती है अकाउंट्स में, लेकिन ये जो है फ्यूचर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यही फ़र्क है सिर्फ। सो 6 स्टेप होते हैं परफॉर्म करने में प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल एनालिसिस। प्रिपेयर किया जाता है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से पहले, और यूज़ किया जाता है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड टू प्रोजेक्ट करने के लिए CGS और एक्सपेंस, और इसके अलावा प्रोजेक्टेड नेट इनकम को कैलकुलेट किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है डिविडेंड जो कि पेड होंगे नेट इनकम से, और ऐड किया जाएगा रिमेनिंग्स जो रिटेन अर्निंग्स को। प्रोजेक्ट किया जाता है बैलेंस शीट टाइम्स बिगनिंग होता है जो कि रिटेन अर्निंग्स के साथ, और लिस्ट की जाती है कमेंट्स जो है प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स के ऊपर। इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं सो इवैल्यूएशन जो है सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन होती है मेरिट की, वर्थ की, और जो सिग्निफिकेंस है किसी चीज़ की,
या किसी की। इवेल्यूशन अक्सर यूज़ किया जाता है करेक्टराइज करने के लिए और अप्रेज करने के लिए सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक वाइड रेंज के अंदर ह्यूमन एंटरप्राइजेस की, जिसके अंदर आर्ट्स, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनल जस्टिस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर और दूसरी ह्यूमन सर्विसेज हैं। माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, सो माइकल पोर्टर्स ने 1979 के अंदर जो फ्रेमवर्क है यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट डेवलप किया इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स के अंदर, और ड्राइव करने के लिए 5 फोर्सेस जो कि डिटरमाइन करती है अट्रैक्टिवनेस एक मार्केट की। और पोर्टर ने जो है वो रेफ़र किया इन फोर्सेस को एज अ माइक्रो इन्वायरमेंट, जो कि जाहिर बात है कॉन्ट्रास्ट था ज़्यादा जो जनरल है उसके साथ जनरल टर्म है मैक्रो इन्वायरमेंट की। 5 फोर्सेस की हम बात करें, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, कंबाइन किया जाता है दूसरे वेरिएबल से ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए 5th फोर्स जो कि लेवल ऑफ कंपटीशन है इंडस्ट्री में। सो पोर्टर के सप्लाई चेन मॉडल की हम बात करें, सो वैल्यू चेन फ्रेमवर्क जो है माइकल पोर्टर का एक मॉडल है जो कि हेल्प करता है एनालाइज करने में स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जिसके जरिए फर्म जो है वो क्रिएट कर सकती है वैल्यू और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें जो है वो शामिल है जनरल मैनेजमेंट, प्लानिंग मैनेजमेंट, लीगल, फाइनेंस, अकाउंटिंग, पब्लिक अफेयर, क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह। सो कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी जो है उसको नहीं प्रेजेंट करना चाहिए इनकंसिस्टेंट गोल्स और पॉलिसीज़ के साथ। कॉन्फ्लिक्ट और इंटर डिपार्टमेंटल बिकरिंग सिम्प्टोमेटिक जो है मैनेजरियल डिसऑर्डर का जो इनकंसिस्टेंसी है। सो कंटिजेंसी प्लान की बात करें, सो कंटिजेंसी की जब हम बात करते हैं तो एक सिचुएशनल चीज़ के बारे में बात की जा रही होती है जो कि डिपेंड करता है एक्चुअली किसी चीज़ पे। सो बेसिक प्रीमाइस जो है अच्छी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो ये कि फर्म प्लान जो है वो ऐसे हों कि डील किया जा सके अनफेवरेबल और फेवरेबल इवेंट्स के साथ इससे पहले कि वो अकर हों। सो कंटिजेंसी प्लान को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है एज एन अल्टरनेटिव प्लान, जिनको रखा जाएगा इफेक्ट के अंदर अगर सर्टेन की इवेंट्स जो है वो नहीं होते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेड है। सो ऑडिटिंग की बात करें, ये जो है वो एक टूल है यूज़ किया जाता है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन के अंदर, और इसको डिफाइन किया है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑब्जेक्टिवली तौर पे ऑब्टेन करने का और इवेल्यूएट करने का एविडेंस जो कि असर्शंस के हवाले से हैं के हवाले से इकोनॉमिक एक्शन के बारे में और इवेंट्स के बारे में कि सर्टेन किया जाए डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस उन असर्शंस और इस्टेब्लिश क्राइटेरिया के दरमियान, और जो कम्युनिकेट करना रिजल्ट जो है इंटरेस्टेड यूजर्स से। द इन्वायरमेंटल ऑडिट की बात करें, सो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फर्म के लिए ओवरसीइंग करना इन्वायरमेंटल अफेयर वो जो है नहीं रहा एक टेक्निकल फंक्शन जिनको परफॉर्म किया स्पेशलिस्ट ने, और अब ये जो है इसके मुकाबले बन चुका है इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसर्न। सो अब एमसीक्यूज़ है, सॉल्व एमसीक्यूज़ आपको करवाए जा रहे हैं। पहला ये कि स्पेस मैट्रिक्स के जो वो 4 क्वाड्रेंट हैं तमाम आपके सामने सिवाय एक को छोड़कर, वो है ऑफेंसिव नहीं है, बाकी एग्रेसिव, डिफेंसिव और कॉम्पिटिटिव है। सो इनमें से कौन से जो वो मेजर फैक्टर नहीं है जो कि कॉमनली तौर पर प्रोहिबिट करता है इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन को, वो है एबिलिटी टू टेक रिस्क, एबिलिटी होना रिस्क लेने की। उसके बाद ये हाउ कैन एन ईसॉप एम्पावर एम्प्लॉयज़, कैसे ईसॉप जो है एम्पावर कर सकता है एम्प्लॉयज़ को। सो ये एम्पावर करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो वर्क करें एज ए ऑनर। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो शामिल है इंक्लूड्स शामिल करता है जो सेट है शेयर्ड वैल्यूज़ का, बिलीव्स का, एटीट्यूड्स का, कस्टम्स का, नॉर्म्स का, पर्सनैलिटीज़, हीरोइंस जो कि डिस्क्राइब करते हैं एक फर्म। ये है कल्चर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। उसका ठीक है किस हद तक एक बिजनेस जो है वो कंसंट्रेट करता है एक नैरोली डिफाइंड मार्केट के ऊपर, तो इससे मुराद जो है वो क्या है, वो है निश स्ट्रेटजी। उसका ठीक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसको डिफाइन किया जाता है कि अल्टरनेटिव प्लान का होना जिनको इफेक्ट में जिसको रखा जा सके इफेक्ट में अगर सर्टेन की इवेंट्स उस तरह ना हो जिस तरह एक्सपेक्टेड है। ये कंटिजेंसी प्लानिंग है, ये पीछे भी आ चुका है। उसका ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर शामिल है इनमें से कौन कौन क्या क्या शामिल है। सो वेयर हाउसिंग जो इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि रिटेन अर्निंग्स जो है इनको हासिल किया जाता है सब्सट्रैक्ट करते हुए इनमें से कौन से जो है 2 आइटम्स को यानी कि सब्ट्रैक्शन जो की जाती है डिविडेंड्स फ्रॉम नेट इनकम, जो डिविडेंड्स हैं नेट इनकम से। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो जो है पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल और लीगल फैक्टर में से एक है, वो है लॉबिंग एक्टिविटीज़ हैं वो। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जो है वो वन ऑफ द बेसिक फंक्शन में से इनमें से किसका, वो है मार्केटिंग का।
उसके बाद ये रीस्ट्रक्चरिंग जो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, वो है डी लेयरिंग। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो उससे मुराद प्राइमरीली जो है उसका कंसर्न है शेयर होल्डर की वेलबींग के साथ, ना कि एम्प्लॉय की वेलबींग के साथ, वो है रीस्ट्रक्चरिंग। और उसके बाद ये कि इंटीग्रेटिव इंटेंसिव डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज, इनको अक्सर इंप्लीमेंट किया जाता है इनमें से किसके ज़रिए, एक्वायरिंग फर्म्स के ज़रिए। उसके बाद ये एक डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अटैम्प्ट करती है कि रियलाइज़ करेगी, सो इसके लिए कौन सी टर्म है, वो है रिलेवेंट गोल। और उसके बाद ये कौन सी तरह की स्ट्रेटजीज आप रेकमेंड करेंगे जब एक फर्म का स्पेस मैट्रिक्स डायरेक्शनल वेक्टर जो उसका कोऑर्डिनेट होता है वो +151 है, वो है एग्रेसिव। और उसके बाद ये कौन सी पे स्ट्रेटजी जो है वो फॉर्म नहीं है इंसेंटिव कंपनसेशन का, वो है आवरली वेज, बाकी है बोनस सिस्टम, गेन शेयरिंग और प्रॉफिट शेयरिंग। और उसके बाद ये कि असाइनिंग करना 1 रेटिंग जो है एक की एक्सटर्नल फैक्टर को क्या इंडिकेट करता है कि रिस्पॉन्स जो है वो पुअर है। और उसके बाद ये कि कौन सी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किया जाए जब एक डिवीजन का व्हेन अ डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन, जब एक डिवीजन जो ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ओवरऑल जो पुअर परफॉर्मेंस है वो है डाइवर्सिटीचर। और उसके बाद में से कौन सा जो पार्ट नहीं है रिसोर्स एलोकेशन प्लान का, वो है प्राइमरी एलोकेशन मैकेनिज्म, बाकी है बेसिक एलोकेशन डिसीजन, कंटिजेंसी मैकेनिज्म और नन ऑफ द गिवन। तो यदि आज की वीडियो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो बस में कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।